नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। आपका वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता है। और आज एक ऐसा ही हम लोग मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं मानुष साहब को मिलवा देता हूं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत सर आपका। दीपक चौरसिया जी प्रोग्राम में आ गए, बहुत स्वागत सर आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र बहुत स्वागत आपका भी। और आज हमारा जो मुद्दा है व्यूअर्स वो ये, एक तो मोदी जी हम सबको काम पे लगाए रखते हैं। चुनाव खत्म हुआ तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब वो निपटा तो अब कौन बनेगा बीजेपी का अध्यक्ष। जी हां, कौन बनेगा बीजेपी का अध्यक्ष, ये आज का मुद्दा है। क्योंकि पार्टी को ये तय तो करना ही है और अब उसकी एक डेडलाइन सी भी सामने आ गई है कि 15 मार्च के बाद कभी भी, तो 15 मार्च से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आप मानिए तो ये तकरीबन 15-20 दिन का समय है। इसमें उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी का नया प्रेसिडेंट जो है वो तय हो जाएगा। अब आप कहेंगे साहब कौन सी बड़ी बात है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। भाई एक आप जैसे दर्शक को इसमें कितनी दिलचस्पी हो कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो क्या देश की राजनीति पर इस एक सवाल का कितना असर पड़ता है, यह हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ये कैसे तय होता है, कौन तय करता है, इसमें संघ का रोल क्या होता है, केंद्रीय मंत्रियों में से किसी को बनाया जाएगा या जो पार्टी में काम कर रहा है उसको बनाया जाएगा, मोदी जी का फेवरेट आदमी होगा या इसमें वीटो नहीं चलती है या आम सहमति से ही होता है, ये सारे मुद्दे। और फिर हम कुछ नाम डिस्कस करेंगे और उन नामों को फिर हम आपके सामने शॉर्टलिस्ट भी करेंगे। हम इसीलिए तो हैं, आपको आम खबर बताने के लिए तो है नहीं। 15 नाम तो आपको भी मालूम है चल रहे हैं। आज हम उस 15 को ले आएंगे छोटा छोटा करके, 3-4 पे हमारी कोशिश होगी। और फिर बैठे हैं 3 धुरंधर यहाँ बैठे हैं, मुझे लग रहा है आज ये किसी ना किसी को पहुंचाएंगे सर। चले जाएंगे। दर्शक कहते आप डिस्क्लेमर चलाते हैं कि हमको हमारा ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, तो मुझे लग रहा है आज वो कामयाब हो जाएगा। डिस्क्लेमर जो है हमारा, आप मजबूर कर रहे हैं कि ठेस पहुंचाए। सर नामों की चर्चा हो रही है। मैं 12 नाम लेके बैठा हूं, आपको बताऊं देवेंद्र जी, ये 12 को आज किया जा सकता है 4 या और छोटा। हाँ कर सकते हैं। हाँ। मतलब गंभीरता वाले नाम वो 3-4 ही हैं। बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो एक तो ये बात तय हुई, ये आपको प्रोग्राम में आज ही 3-4 नाम जो है पता चल जाएंगे। फिलहाल चल क्या रहा है मतलब इस प्रोसेस का, मतलब आप ये कह सकते हैं कि सीरियस लेवल पे जो बातचीत होनी चाहिए उस बातचीत का फेज शुरू हो गया है। और 15 मार्च के बाद और अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, मतलब 4 अप्रैल तक संसद का सत्र है, तो संभव है कि 4 अप्रैल के बाद हो। लेकिन 15 मार्च के बाद कभी भी और अप्रैल सेकेंड वीक से पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इस बात को लेकर भी पार्टी के भीतर मतलब काफ़ी चर्चा थी कि क्योंकि 21, 22, 23 को आरएसएस के प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलोर में होनी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें जाते ही जाते हैं, तो उस कंडीशन में संभव है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चला जाए। ये कब है? 21 मार्च महीने में 21, 22, 23 तारीख। अच्छा। अब नड्डा जी जाएंगे या नया अध्यक्ष, ये सवाल है। हाँ, पिछली बार बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चाएं चली थी कि जेपी नड्डा के जो बयान थे संघ को लेकर, उस बात को लेकर संघ में नाराजगी है इसलिए उनको बुलाया नहीं गया है। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा चली थी संघ और बीजेपी के भीतर। अब ऐसे में इस बार क्या कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए या उनको ही फिर से बुलाया जाता है, वो सिर्फ एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फाइनल स्टेज पे अब ये प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन सर अब ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हो रहा है या 10-15 दिन की कवायद है। पिछले 4 महीने में अगर आप देखें तो बीजेपी में बहुत सीरियस लेवल पे ये डिस्कशन हो रहा है और चीज़ें बहुत रिपोर्ट नहीं हुई। जैसे 25 लगभग केंद्रीय मंत्रियों को ये कहा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली, कि बीजेपी के संगठन महामंत्री से मिलें और मिल के ये अपना फीडबैक दें कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष का नाम है तो वो भी राय आप दे सकते हैं। मंत्रियों से पूछा गया, मंत्रियों तक से पूछा गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह का एक तरह से काइंड ऑफ सर्वे है पार्टी के भीतर, पार्टी के अपने सिस्टम में, ऐसे ही स्टेट के जब नेता मिलते हों, सांसद मिल रहे हो, विधायक मिल रहे हो, मतलब हर लेवल पे ये ओपिनियन लिया जा रहा है। कितने लोगों का से है इस प्रक्रिया में? इस प्रोसेस को पहले मैं बता दूं आपको। इसमें बीजेपी के एक बड़े नेता की अगर बात करें, टॉप 4-5 में आप कह सकते हैं, उनमें से एक, उनका ये तक कहना था कि हम लोग जो फीडबैक लेते हैं, जैसे हम कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं, उसमें गाड़ी में अगर बैठते हैं तो गाड़ी के ड्राइवर तक से पूछेंगे कि हाँ भाई क्या सोचते हैं आप बीजेपी के अध्यक्ष के बारे में, कैसा होना चाहिए, किस रीजन का होना चाहिए, कोई नाम आपके दिमाग में है, ताकि एक फीडबैक मिले। अब आ गई से की बात। से में एक चीज़ एकदम तक देखें कि सिर्फ ये बीजेपी को तय नहीं करना है, सिर्फ आरएसएस को तय नहीं करना है, आरएसएस और बीजेपी के सहमति से ये तय होना है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस को एक नाम, आरएसएस आमतौर पे कोई नाम बताता भी नहीं। होता ये है कि बीजेपी की तरफ से नाम जाए, अनलेस अनटिल कोई एक्सेप्शनल कंडीशन ना हो। जैसे नितिन गडकरी के केस में था, जब आरएसएस ने एक वीटो लगा दिया था कि दिल्ली का कोई नहीं होना चाहिए, जो दिल्ली क्लब उस समय तो था। अन्यथा वो बीजेपी की तरफ से 2-3 नाम जाते हैं और उनमें से आरएसएस किसी एक नाम पे सहमति दे देगा। तो आरएसएस और बीजेपी दोनों की सहमति से, बड़े नेताओं के हिसाब से अगर आप देख लें तो स्वाभाविक तौर पे जो बीजेपी के कोर ग्रुप टीम है, उसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कोर ग्रुप है, उसमें तो चर्चा होनी है।
जो मुझे जानकारी मिली सोर्सेज के द्वारा, ऑलरेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस पर एक बार चर्चा हो भी चुकी है। ओके, तो बीजेपी तो एक यूनिट के प्रधानमंत्री को टीम, पार्लियामेंट्री बोर्ड, मंत्रियों की राय, हाँ। अच्छा, एक पूरा मैकेनिज्म है, पूरा मैकेनिज्म है, इनका फीडबैक आएगा, हाँ। हम उसको फिर 2-3 नामों में शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो फिर हम संघ के साथ डिस्कस कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब रात में उठे, सुबह रात में सो के उठे, सुबह और एक सपना आया, एक नाम बता दे, जो आमतौर पर पब्लिक धारणा रहती है। तो वैसा बिल्कुल बीजेपी और आरएसएस के बीच चर्चा का दौर आ गया है, नहीं। हाँ, अब वो आ गया। अब वो आ गया, अब वो आ गया। ठीक है। और आरएसएस में भी जैसे मतलब आरएसएस ने अपने नीचे से मंथन अपना कर लिया, टॉप लोगों के पास वो पहुंच गया फीडबैक। बीजेपी ने अपने सिस्टम से अपना मंथन कर लिया, टॉप लोगों के पास पहुंच गया। अब जो 2-3 लोग हैं दोनों तरफ के, नाम जाएंगे लेकिन बीजेपी से ही, हाँ, उधर से नहीं आएंगे। नहीं, उधर से नहीं जाना, नाम बीजेपी से ही जाना। ठीक है, तो ये फाइनल फेज आप कह सकते हैं कंसल्टेशन का, और इसके बाद फिर नाम तय हो जाएगा। सर, वो जो सवाल मैं शुरुआत में कह रहा था, क्यों इतना इंटरेस्ट इस बात में हो कि कौन बीजेपी को लीड कर रहा है, मतलब कितना बड़ा सवाल है ये? देश की सबसे बड़ी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, तो उसका जो नेता होगा उसका प्रभाव तो पूरे देश पर पड़ेगा, और उसके अलावा पूरे संगठन पर, बीजेपी का संगठन का आकार समझिए, उस पर जो असर पड़ेगा। तो राजनीति जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसके कामकाज का, अच्छा करेगा तो, बुरा करेगा तो, उसका असर जो है दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि ये जो कंसल्टेशन का है, ये संघ की कार्यशैली है। संघ कोई फैसला करने से पहले नीचे से कंसल्टेशन शुरू होता है। ये मुद्दा है, इस पर आप अपनी राय बनाइए, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर, फिर टॉप लेवल पे आता है, फिर 5-7-8 लोग जो है वो बैठकर तय करते हैं। उसी तरह से बीजेपी में भी ये कंसल्टेशन चलता है। धारणा ये है कि 2 लोग तय कर देते हैं या एक व्यक्ति तय कर देता है। पहले ये था कि अटल जी, आडवाणी जी 2 लोग मिलके तय कर देते हैं, वही होता है। आज भी आप लोग यही चर्चा करते हैं, मोदी अमित शाह की पार्टी है, जो वो तय कर दे। इतना आसान नहीं है। ऐसे भी मौके आए हैं जब आरएसएस ने वीटो किया है, ऐसे भी मौके आए हैं जब बीजेपी ने वीटो किया है आरएसएस की पसंद को। नहीं, ये आज के दौर की बीजेपी की बात, मोदी शाह की बीजेपी की बात हो रही है सर। आज के दौर की तो नहीं कह सकते, मैं पूरे बीजेपी के इतिहास की बात कर रहा हूं। तो इसलिए जो है, आप देखिए कि 86 में लालकृष्ण आडवाणी को बनाने पर आरएसएस का वीटो था। उसके बाद आप याद कीजिए, अभी देवेंद्र ने जिक्र किया नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी को बनाने में आरएसएस का वीटो था, लेकिन उनको दूसरा कार्यकाल न मिले, इसमें बीजेपी का वीटो था। अच्छा, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वन साइडेड होता है, लेकिन ज्यादा कोशिश ये होती है कि आम सहमति से कोई नाम तय हो। और ये ठीक बात है कि आरएसएस अपनी ओर से कोई नाम नहीं देता, अपनी ओर से राय देता है। नरेंद्र मोदी भी इस मामले में वो पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अच्छा। कंसल्टेशन बहुत होता है। ऐसे भी नाम नहीं ले सकते, एक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा भी हुआ, पार्लियामेंट्री बोर्ड में लंबी चर्चा हुई, कोई फैसला नहीं हुआ, और आखिर में अलग अलग मेंबर से चर्चा के बाद जो फैसला हुआ उस व्यक्ति के बारे में हुआ जिसको पीएम नहीं चाहते थे। अच्छा, वो लागू हुआ। ओ, तो ऐसा नहीं है, ये जो धारणा है कि बस उन्होंने जेब से पर्ची निकाली और दे दी और जो है ये तो पता चलना ही चाहिए ना कि देश का कौन सा मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री की पसंद में नहीं था लेकिन बन गया। मतलब बड़ी और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं हमको ये पसंद नहीं है। भाई, जो नाम आते हैं उनके गुण दोष जो है उस पर डिस्कशन प्रोसेस में अगर होना चाहिए, प्रोसेस में अगर सबकी राय में आ गया एक नाम, तो फिर प्रधानमंत्री फिर उसको मान लेंगे, भले वो उनको लगता हो इससे बेहतर कोई और हो सकता था। और इससे पहले का भी उदाहरण देखिए, एक समय था जब आप याद कीजिए गोवा की बैठक से पहले, जब बहुत से लोग चाहते थे बीजेपी में, अटल जी भी एक तरह से सहमत थे कि नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए मुख्यमंत्री पद से, लेकिन अटल जी को आखिर में सबकी राय माननी पड़ी। एग्जीक्यूटिव में जैसे ही ये बात आई, नरेंद्र मोदी खड़े हुए, इस्तीफे की पेश। आज खबर दे रहे हैं कोई 2002 की बात सर ने कर दी, तो मेरे मन की मतलब वो जो उस वक्त की बात जो है वो ताज़ा हो गई। देखिए सौरभ, जो परंपरा है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा
एक लार्जर पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की है। जब अटल आडवाणी के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया कि हमको साउथ से एक नेशनल प्रेसिडेंट चाहिए। वो नेशनल प्रेसिडेंट थे बंगारू लक्ष्मण, जो दलित समुदाय से आते थे, लेकिन वो कैसा एक्सीडेंट हुआ था भारतीय जनता पार्टी से आपको सबको पता है, तहलका का कांड हो गया था। उनको लगा फिर भी कि अगर हम साउथ के किसी आदमी से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमको जेना कृष्णमूर्ति चाहिए, तो जेना कृष्णमूर्ति जी अध्यक्ष बने। लेकिन जेना कृष्णमूर्ति के बाद जो तीसरे अध्यक्ष बने वो वेंकैया नायडू बने, वो भी साउथ से थे। तो मेरे ख्याल से एक बहुत लार्जर कंसल्टेशन प्रोसेस है और इसकी प्रोसेस कोई आज से नहीं शुरू हो गई होगी। जेपी नड्डा जी का कार्यकाल सबको पता है, उनको दूसरा कार्यकाल नहीं मिलना था, वो मंत्री बन गए थे, लेकिन दिल्ली के चुनाव थे, दिल्ली के चुनाव से पहले महाराष्ट्र के चुनाव थे। इन दोनों चुनाव के मद्देनजर इस प्रक्रिया को थोड़ा सा रोका गया। बट हाँ, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन संघ के ऐसे कई सारे बड़े नेता हैं जो कई राउंड का इस बात से डिस्कशन कर चुके होंगे कि किस किस तरह के पार्टी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। उसमें साउथ के भी नाम होंगे, उसमें नॉर्थ के भी नाम होंगे, उसमें ईस्ट के भी नाम होंगे, उसमें वेस्ट के भी नाम होंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ से भी पार्टी अध्यक्ष दे चुकी है, साउथ से भी आप पार्टी अध्यक्ष दे चुकी है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट से अभी कोई पार्टी अध्यक्ष हुआ नहीं है। तो ऐसी चर्चा होती है, मतलब ये कंसिडरेशन मेरे ख्याल से कंसिडरेशन किस रीजन से आ रहा है, ये भी एक कंसिडरेशन का बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब बंगारू लक्ष्मण को बनाया गया था तो एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन था कि वो दलित है और वो आंध्र प्रदेश से आते हैं, जहां पार्टी को एक दलित है सर बंगारू लक्ष्मण। बंगारू लक्ष्मण जी दलित थे और दलित के साथ साथ उनका ये था कि आंध्र प्रदेश में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से विकास कर रही थी। बंडारू दत्तात्रेय उनके नेता होते थे, बंगारू लक्ष्मण उनके नेता होते थे। तो ये सब भी फैक्टर है। तो मैं आप सर 12 नाम है मेरे पास जो आए, मतलब सब जगह देख करके कि भाई इन पर चर्चा चल रही है, तो वो मैं 12 नाम लेकर के आया हूं। अब इनमें से देवेंद्र जी ने कहा है कि हमको शॉर्टलिस्ट करके बता देंगे, तो मैं वो उन नामों से शुरू कर रहा हूं जो अरे लिस्ट दे दीजिए, अभी एक ही नाम बता देंगे। अभी आपने कैसे ये छोड़ दिया। आपको सर ने बताया कि एक मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे और आप नाम नहीं पूछ रहे हैं सर से। पूछिए तो सही। मैंने तो कहा कि एक बार पहुंचाई दीजिए ना सर। उससे बड़ी खबर क्या होगी। वो बीजेपी के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, शानदार। अच्छा रीजन बता दीजिए सर, उन्होंने कहा ना रीजन कौन सा? नहीं, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, पहुंच जाएंगे आप बताते। स्टेट का पहला नाम पूछ लीजिए, इस नाम से नाम इनको भी मालूम है। ये दोनों जो आपस में वो कर रहे हैं, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। चलिए तो मैं नाम शुरू कर रहा हूं, पहले उनसे जिनके बारे में कम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन हाँ इनको भी उस सूची में शुमार किया जाता है। तो आप तस्वीरों के साथ आपको दिखाऊंगा मैं। ये है मेरा पहला नाम। अभी कितना गंभीर नाम है ये आपको बताना है जी। वसुंधरा राजे जी, अभी शायद वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी की, हाँ, और पूर्व मुख्यमंत्री हैं 2 बार की। अब क्या वसुंधरा, और महिला होने के नाते एक एडेड एक उनके सीवी में बात आ जाती है, तो क्या वसुंधरा राजे एक सीरियस कंटेंडर हैं? नहीं, मुझे दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और मतलब ये नाम ऐसा आप ले रहे हैं जिसपे 1 मिनट भी जाया करने या मतलब खामखाई बर्बादी है, समय की बर्बादी है। बीजेपी के राष्ट्रीय के तौर पे मेरी जो जानकारी है अभी तक बीजेपी सहमत है आप लोग? बिल्कुल। देखिए क्राइटेरिया जो होगा, आपको ध्यान रखना होगा 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा और उसके बाद जो 5 विधानसभा के चुनाव हुए उनका नतीजा। एक बात बड़े स्पष्ट रूप में सामने आ गई कि संगठन का व्यक्ति होगा, संगठन के आधार पर काम होगा तो सफलता मिलेगी। तो संगठन का व्यक्ति होना और वैचारिक प्रतिबद्धता, ये 2 अनिवार्य शर्तें होंगी। ठीक है। वो किस क्षेत्र से होगा, किस भाषा का होगा, वो अलग बात। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहली फोटो में गलत फोटो निकाल लिया आपने प्रिंटर से। गलत फोटो निकाल लिया वसुंधरा जी का। नहीं, चर्चा में थी, मैंने इसलिए निकाला। ये साहब, ये चर्चा कौन करता है? कंटेंडर नंबर 2 सर, नाम तो मैं 40 भी ले सकता था। मैंने तो जो 12 इधर सब जगह बातों में आए वो नाम मैंने निकाले। ये नाम नंबर 2 है सर। साउथ से आने वाले प्रहलाद जोशी जी, मंत्री हैं, भी थे, है ना, अभी है ना, मंत्री है ना, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक से आते हैं, साउथ से आते हैं। तो इनके बारे में चांसेस मुझे कम लग रहा है इनके बारे में भी ऐसा है। और जो नाम आप ठीक कह रहे हैं कि चर्चाएं चलती है, तो कई सारी चीज़ें सिर्फ चर्चा करने के लिए जो चर्चा चलती है ना, मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से उसी लेवल पे इनका नाम आया था। कोई सीरियस जगह से मुझे अभी तक इनके बारे में मगर मतलब इन अटकलों में नाम कभी आया है इनका? ये नाम, हाँ, ये नाम, ये चर्चा चलती है सर। यस नो, एक जिसको कहते हैं लाउड थिंकिंग, उसमें जो है बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं जो रिजेक्ट करने के लिए आते हैं, बस कहने के लिए उस तरह के नाम।
कि भाई इनके नाम पर भी चर्चा हुई, ऐसा नहीं सर कि 12 नाम दे रहा हूँ, एक तो पसंद कर या ऐसे लीजिएगा। कह दिए कि यही हो जाए तो क्या दिक्कत है, ये भी तो हो सकते हैं बस। नेम नंबर 3, बीजेपी का प्रेसिडेंट बनने के लिए कंटेंडर नंबर 3, ये नाम आपने कम सुना होगा लेकिन ये नाम बड़ी तेजी के साथ उठा है, वी श्रीनिवासन जी, वनती श्रीनिवासन जी, बीजेपी महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं। कौन से स्टेट से आती हैं देवेंद्र जी? तमिलनाडु तमिलनाडु से आती हैं। कोयम्बटूर की विधायक है। हाँ, तमिलनाडु महिला मोर्चे की अध्यक्ष। 1993 से एकदम से एक्टिवली मतलब बीजेपी में इन्वॉल्व हैं और तमिलनाडु से विधायक बनना आप समझ सकते हैं। लेकिन ये नाम भी बस वही है कि महिला, तमिलनाडु, साउथ, ये और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इस नाम को लेके सीरियस जगह से मुझे कहीं वैसा स्ट्रेचर है? मुझे नहीं लगता। नहीं, स्ट्रेचर मतलब व्यक्तिगत तौर पे देखिए तो ठीक है, लेकिन संगठन के हिसाब से बिल्कुल उस रूप में नहीं है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्ट्रेचर होना बनाया जाता है, बहुत बड़ी बात जरूरी है। नहीं कि आपका हो। ठीक है, तो आप लोग आप नितिन गडकरी बने थे तो देश भर में कितने लोग जानते थे? सरकारी दफ्तरों में दो टोकरियां रखी होती हैं, कोई सीनियर आदमी होता है तो इन आउट, ठीक है, तो मैं इन मेरे सब पास अभी है, आउट वाले जा रहे हैं। आउट में इन वाले इधर रखो, ये वाले रखो, ये आउट वाली है, तो ये भी आउट में सर। हाँ, एक्चुअली वनती श्रीनिवासन जो हैं वो नाम तो बहुत अच्छा है डिस्कशन के लिए क्योंकि महिला हैं, लेकिन हिंदी सबसे बड़ा फैक्टर होगा। बीजेपी का कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा जो फ्लुएंट हिंदी ना बोलता हो। डिस्कशन के लिए इससे अच्छा तो नाम ही नहीं है जो मेरे पास है। आप डिस्कशन के लिए, मैं कह रहा हूं, मतलब बात करने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के उप मुख्यमंत्री, मेरे तीनों मेहमानों के चेहरे पर मुस्कान, रेडियो वाली कमेंट्री। क्यों इतनी मुस्कान आए हुई आपकी ये नाम देख करके? मतलब नाम इस लिहाज से, जैसे कि आपने कहा था कि चर्चा करने के लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ चर्चा करने के लिए ही बहुत अच्छा है। इन या आउट? आउट 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 इन आउट। आप क्यों भावनाओं को दुखा रहे हैं? तो क्या है, ठेस ठेस पहुंचाने पे पहुंचाने आमादा की है। कोशिश कर रहे हैं आप, भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं सौरभ ये नाम लेके। अच्छा, झूठा तो बता दीजिए, एक वक्त नहीं चली थी चर्चा बहुत जोर से? हाँ। 4-5 नामों में एक नाम भाई आया था ना? बिल्कुल। किसी की भी चर्चा चला सकते हैं आप, चर्चा नहीं चलाने सर, से कौन रोक सीरियसली सकता है? चर्चा थी एक वक्त में अब थी। उसमें मुझे सौरभ, समझ जैसे में उस नहीं। खांचे के हिसाब से देखिए, अगर खांचे के हिसाब से तो विश्व हिंदू परिषद से आए हुए खांटी विचारधारा परिवार के ओबीसी हैं, तो जो चर्चा की बात आप कह रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें प्लस पॉइंट। तो उस रूप में बहुत सारे लोग कहते थे कि संभव है कि, और उत्तर प्रदेश में दिक्कत भी हो रही थी सीएम वर्सेस जीएम को लेके, तो संभव है कि इनको दिल्ली कर दिया जाए, ये भी हो सकता है कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। दिक्कत इस तरह दूर की हो चीज़ गई है रही वहाँ थी। पे? हाँ, तो एकदम दूर हो गई दिक्कत, तो लगता ही नहीं कि कहीं है। मैंने तो नहीं देखा इधर कोई दिक्कत हो रही है। अपने नाम को तो उन्होंने खुद ही जो है खारिज करवा दिया ना। 5 साल डिप्टी सीएम रहने के बाद आप अपनी असेंबली सीट नहीं जीत पा रहे हैं, हाँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। सो आउट। हाँ, तीनों की राय में चलिए साहब, अगला नाम। ये आज बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम लोग चल रहे हैं। देखिए, अब अगला नाम मेरे पास है, इंटरेस्टिंग नेम, अगेन फ्रॉम साउथ, बंडी संजय कुमार। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष थे एक वक्त में, और ये बंडी संजय कुमार जी बहुत जुझारू किस्म के नेता की इनकी छवि है। पार्लियामेंट में इनका भाषण भी जब हुआ पहली बार तो बहुत संस्कृत में भी बोले थे शायद कुछ वक्त ये, तो इनकी, और कहा जाता है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशनल मैन है। हाँ, मतलब वो ग्राउंड लेवल पे भी बहुत काम किया है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से उठे हुए हैं और पार्टी का भी जनरल सेक्रेटरी भी रहते हैं। उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना में, इनको हटा के फिर जी किशन रेड्डी को बनाया गया था। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक तो हिंदी वैसी नहीं आती, और प्लस जो क्षमताएं हैं, फाइटर होना सौरभ, और बहुत एग्रेसिव बोल देना, और संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, इसमें ज़मीन आसमान का फर्क होता है। संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना कुशल वक्ता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि संगठन में सबको साथ लेके चलने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। तो उस मामले में जो फाइटिंग एटीट्यूड है, कई बार बाधा भी बन जाती है। सर, जब बहुत तेज चल रहे थे, तेलंगाना के अध्यक्ष थे, तब उनको हटाया गया था। उसका बड़ा नुकसान हुआ बीजेपी को तेलंगाना में, लेकिन फिर भी और चुनाव से थोड़ा वक्त पहले ही हटाया थोड़ा था। वक्त पहले। उसमें स्टेट के जो बाकी दूसरे नेता थे, वो सब हटवाने के लिए एकदम भिड़े हुए थे। तो वही मैंने कहा कि सबको इनको साथ हटा लेके के ही चलना। जी किशन रेड्डी को बनाया गया था अध्यक्ष। तो मुझे भी नहीं टॉप लगता। पोस्ट के लिए बीजेपी में नहीं लगता आपको? सो आउट, ओके, ऑलराइट। मेरी लिस्ट जो है छोटी होती जा रही है, 12 से देखिए बहुत कम, अब तो हम कम पर आ गए हैं। अगला नाम आपके सामने, ओ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, देवेंद्र जी। मनोज सिन्हा जी, सीनियर लीडर, यूपी से आते हैं, भूमियार हैं कास्ट से, और इस वक्त एलजी हैं जम्मू कश्मीर के। इनका कार्यकाल अभी कुछ महीनों का ही बाकी है। अब उसके बाद देखते हैं इनके लिए क्या भूमिका पार्टी सोचती है, लेकिन क्या मनोज सिन्हा हो सकते हैं? ये नाम सर मैंने तो बहुत सुना है, मनोज सिन्हा जी का। वो सुनने के लिहाज से सौरभ ये था ना कि जैसे आमतौर पे चीज़ें किस रूप में आती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसको पसंद करते हैं, और जो पसंद करते हैं क्यों पसंद करते हैं, आपकी कार्यशैली के आधार पर काम करेंगे, इफिशिएंसी के आधार पे। अमित शाह किसको पसंद करते हैं, तो उन दोनों में 100%
अच्छा। उन दोनों के बेहद भरोसेमंद हैं। संघ की तरफ से देखिए तो दत्तात्रेय हसबोले के हिसाब से बात कीजिए, दत्तात्रेय हसबोले से इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात पिछले 25-30 साल से, वो इनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित रहते हैं। संघ के जो लोग हैं उनमें कृष्ण गोपाल जब हुआ करते थे, जब प्रभावी थे, तब एकदम नहीं बनती थी। लेकिन आज की स्थिति में स्थिति बिल्कुल अलग है उससे। लेकिन संगठन का अनुभव नहीं है, संगठन में इन्होंने कभी काम नहीं किया है, प्रदेश की टीम में भी नहीं, राष्ट्रीय स्तर की टीम में तो नहीं किया है। थ्रू आउट मतलब चुनावी राजनीति से ही लगातार जुड़े हुए रहे। हालांकि एक चीज़ और कही जाती है बीजेपी में कि जैसे जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को संभाल लेना और इतने अच्छे तरीके से संभाल लेना तो कुछ भी संभाल सकता है, वो बात कही जाती है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके अब जो चर्चा चल रही है उसमें इनका नाम ये नहीं नाम है। अभी नहीं आ रहा। सर नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, उनसे प्रभावित प्रधानमंत्री क्यों हुए? मंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका जो काम था, उस कामकाज से, उनके कामकाज की शैली से प्रधानमंत्री बहुत खुश थे और बहुत प्रमोट भी किया। तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से जिसकी नज़दीकी दिखे वो तुरंत चर्चा में आ जाए, उसका नाम चलेगा। लोगों को लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री का मामला था तो समय लग रहा था कि लगभग तय है यही बनने जा रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा ना, बीजेपी में ऐसा फैसला नहीं होता कि पीएम जो है जेब से पर्ची निकालेंगे और जो है फैसला हो जाएगा। बट इट इज अ प्लस। हाँ, पीएम पसंद कर रहे हैं तो प्लस तो है ना। प्लस है, लेकिन सबसे बड़ा माइनस जो देवेंद्र ने कहा कि संगठन में कभी काम नहीं किया। ठीक है। जैसे मतलब छवि न तो बहुत राज्य clean के है। स्तर पर और केंद्रीय स्तर की तो बात ही नहीं है। अगर उनको एलजी उनका कार्यकाल पूरा हो जाए तो जरूरत हो तो दिल्ली में ज्यादा, मतलब मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पे ज्यादा अभी जैसे जरूरत जो होगी। क्षमताएं हैं ना, जो इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है बड़े लोगों की नज़र में, पीएम अमित शाह इस तरह के लोगों की नज़र में, वो गवर्नेंस को लेकर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसे बहुत क्लीन इमेज, ठीक है। टेलीकॉम जैसे मिनिस्ट्री में रह के आमतौर पे टेलीकॉम का कोई भी मंत्री, उससे पहले का इतिहास उठा के सौरभ आप देख लें तो किसी न किसी एक बिजनेस हाउस से वो सीधे एसोसिएट होता है। यहाँ तक ये तक कहा जाता रहा है कि ये इस कंपनी के पेरोल पे है। इनके बारे में एकदम क्लीन इमेज रही, कोई ऐसी चर्चा नहीं। आईटी बैकग्राउंड, हिंदी हार्टलैंड, हार्डकोर हिंदुत्ववादी, टीका चुटिया, ये सब चीजें हैं। लेकिन गवर्नेंस में इनका भी रोल नहीं, तो रहेगा। अगर वहां कार्यकाल पूरा होने के बाद कश्मीर में वो बहुत ज्यादा संभावना आप ये देखेंगे कि राज्यसभा भेज के फिर केंद्र में मंत्री केंद्र बनाया में जाएगा। मंत्री गवर्नेंस वाला सर, एस्पेक्ट इनका ज्यादा मजबूत है। एक्चुअली संगठन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और वेल ऑयल्ड स्ट्रक्चर है। तो उसमें उसी व्यक्ति को फिट किया जाएगा जो उस संगठन के हर छोटे बड़े पहलू को बहुत अच्छी तरह से जानता हो। और मनोज सिन्हा जी जो है उस खांचे में मेरे हिसाब से फिट नहीं सो आउट बैठते। तीनों की राय में। ऑलराइट, चलिए साहब, अब अगला नाम मेरे पास अब बहुत कम रह गए हैं। अच्छा जी, ये नाम भी, ये कैसे होगा? लेकिन यहाँ जहाँ ये है वहां से कैसे कैसे की दूसरी जगह इनका उनका जाना होगा। निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री देश की, वैसे ही है जैसे तमिलनाडु प्रहलाद जोशी का और है। महिला। इस तस्वीर पे भी मैं यही कहूंगा कि इस पे 1 मिनट भी समय जाया करने की जरूरत नहीं है। इनको आप लोग इतना मुझे नहीं लगता कि कंसीडर भी किया ना गया ना हो। ना, नॉट दूर तक नहीं। दूसरा कि मतलब एक चीज तो है कि भाई सरकार में रोल है, वित्त मंत्री के तौर पे रोल है, संगठन के प्रमुख के तौर पे रोल नहीं है। इनका भी संगठन में काम करने का कभी ना, नहीं, कभी कभी नहीं। नहीं। वो टेम्परामेंट भी नहीं है। गुस्सा हो जाती है। हाँ, अच्छा, एकदम गुस्सा होती है। हमेशा ये तो बड़ी बहुत नहीं soft ऐसे spoken है। बहुत पोलाइट, बहुत सॉफ्ट। लेकिन जैसे अगर इनके हिसाब से अगर इनके पसंद की बात ना हो या कोई गलत बात कह रहा हो ना, तो वहां पे वो रिएक्ट करती हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसा नहीं होना होता है। बहुत सारी चीजें, खराब चीजें आपको एब्जॉर्ब करने और वाला नहीं होना संगठन में पहली इनकी अपॉइंटमेंट थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे, जो 2008 और 9 में हुई थी। उसके बाद इन्होंने संगठन के स्तर पर कभी नहीं काम किया। राज्यसभा आई और सीधे मंत्री बनी। तो मुझे तो जी मुझे ओके, चलिए साहब, मेरे ख्याल से मेरे पास अब 4 नाम बचे हैं। टॉप 4 में आ गए भाई देवेंद्र जी, हम 5 सॉरी, चलिए पांचवा नाम कर लेते हैं, फिर टॉप 4 हो जाएंगे। ये बहुत नाम चर्चा में है सर, हर लेवल पर चर्चा होती है इस नाम की। शिवराज सिंह चौहान जी अभी केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं और बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है, इतनी बार के मुख्यमंत्री। अब शिवराज जी के नाम की तो चर्चा होती है ना सर? नहीं, मेरे हिसाब से तो आइडियल नाम है। आइडियल नाम है, जोर से पकड़ लूं। अगर किसी को होना चाहिए, होंगे नहीं, ये भी पक्का है। मुझे तो खुशी इस बात की आपको कुछ तो पसंद आया। हर तरह का अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है, संगठन का अनुभव है, मेल जोल, और जिस तरह से लोगों से मिलते जुलते हैं, एक्सेसिबल रहते हैं, उन सब किसी भी क्राइटेरिया को देखिए, पार्टी की भी पसंद है, संघ की भी पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो नहीं होंगे। वो क्या कारण है? अब वो कारण बताना बड़ा मुश्किल है। नहीं, हम लोग समझने को तैयार हैं। क्या कारण है? बता दीजिए, आपको किसी बड़े आदमी नहीं, किसी बड़े आदमी गुड बुक्स में नहीं है, ऐसा है क्या?
नहीं, गुड बुक्स की बात नहीं होती है। बात यह है कि एक इस संभावना को नकार कर चला जाता है, कोशिश की जाती है कि ऐसा ना हो कि पैरेलल पावर सेंटर बन जाए। बहुत स्ट्रांग अध्यक्ष भी नहीं होगा जो पैरेलल पावर सेंटर बनने की कोशिश करे या उसके बारे में ये परसेप्शन बने। नहीं तो क्या आपको लगता है शिवराज जी ऐसी कुछ अगर आएंगे नहीं तो करेंगे नहीं, ऐसी भूमिका में आ जाएंगे वो? ऐसा हो सकता है। ये जो है आशंका बनी रहती है किसी भी स्ट्रांग आदमी को ले लीजिए। सर वो पानी वो तो बहुत पहले नहीं बह गया, मतलब कि मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, ये भी चीफ मिनिस्टर थे, नहीं, आप उस देखिए टाइम पर वो मतलब परसेप्शन आज से 12-13 साल परसेप्शन पुरानी और बात है। आशंका किस तरह की होती है। 1989 दीपक को याद होगा, जनता दल की सरकार बनने जा रही थी, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो रही थी। कोई भी कह सकता था कि अगर वोट होता तो वीपी सिंह को ही वोट मिलता, 90% से ज्यादा मिलता। लेकिन उसके बावजूद चंद्रशेखर को लेकर ऐसी आशंका थी कि पूरा तिकड़म करना पड़ा, षड्यंत्र करना पड़ा। षड्यंत्र यह करना पड़ा कि पहले देवीलाल को खड़ा किया गया, उन्होंने जो है नहीं, पहले चंद्रशेखर को खड़ा किया गया कि वो देवीलाल का नाम प्रपोज करें। उन्होंने प्रपोज किया, देवीलाल आए माइक पर और उन्होंने वीपी सिंह का नाम प्रपोज कर दिया। अच्छा, तो वो जो परसेप्शन बनता है ना, वो कई बार जो है कुछ लोगों पर भारी पड़ता तो है। ना बता पाने वाले कारणों के तहत आप कह रहे हैं इसको ऐसे कि आउट में देखिए होंगे। सौरभ कि जैसे एक तो प्रधानमंत्री ने इनको जो गवर्नेंस की पॉलिसीज है उनके सुपरविजन के लिए पूरे सेंट्रल स्कीम्स को लेके उसके हेड बना रखा है। तो जैसा आपको मैंने मनोज सिन्हा जी के केस में कहा कि उनके में गवर्नेंस को लेकर एस्पेक्ट ज़्यादा ब्राइट है, इसलिए वहाँ रोल देखा जा रहा है। इनके केस में भी वही है कि सरकार में इनकी भूमिका ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि आप ये संघ के हिसाब से अगर देखें तो संघ में एक धड़ा जरूर ऐसा है जो कि पहले चॉइस उसके शिवराज सिंह चौहान अच्छा। होंगे। और संघ का वो धड़ा है जो कि ये भी याद है कीजिए 2013 में नरेंद्र मोदी के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश हुई थी। तो ये वो धड़ा है जो कि चाहता है कि एक और पावर सेंटर बने, लेकिन संघ में संघ बीजेपी में एक पावर सेंटर बने, संघ में ऐसे लोग हैं हाँ। जो कि ये चाहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान को पावर सेंटर के तौर पे वहां बनाया जाए, और ये पावर सेंटर बन ही जाएंगे। जैसे आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अपॉइंट किया, उसी समय से आप समझ लीजिए कि वो एक अलग पावर सेंटर है। उसके पीछे वजह ये हो जाती है सौरभ, आप बहुत उसको हल्के तौर पे ले रहे हैं, ईगो के तौर पे या इस तरह की चीजों पे ना। नहीं, मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आज के दौर में नरेंद्र मोदी के सामने एक पावर इसे ही मैं कह रहा हूं कि आप उसको बहुत छोटे सादा पे ले, इसको ऐसे समझिए, उसको ऐसे समझिए। राजनीति इनके में पास ऐसा भी नहीं सोचा है। सिर्फ आप छोटे राजनीति के हिसाब से समझ रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। इसको थोड़ा बड़े पैमाने के हिसाब से समझिए कि शिवराज सिंह चौहान के पास भी एक लंबा संगठन और शासन दोनों का अनुभव है, अपनी एक लाइकिंग डिसलाइकिंग है, अपना एक नजरिया है, दूसरी तरफ एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश लीडरशिप है। लंबे तो समय दोनों तक में टकराहट नहीं मुख्यमंत्री होगा। रहने वाले बीजेपी ने। ऑल सेड एंड डन, बीजेपी में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप कह सकते हैं ये यस मैन नहीं है मोदी जी के? देखिए, नहीं, ये यस मैन नहीं रह सकते हैं अगर अध्यक्ष बन जाए। वो अपनी ओपिनियन रखना ज्यादा शुरू कर देंगे ना, अपना लाइकिंग डिसलाइकिंग ज्यादा बताएंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, इस आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, तो रोज टकराहट और होगी। ये मत भूलिए कि 2013 से लेकर 2025 तक 12 सालों का एक लंबा इतिहास है, उसको मत भूलिए आप। सो यस और इन आउट नहीं, प्रोबेबिलिटी में ये बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन होंगे नहीं। तो मतलब लेकिन मैं इनको मतलब सीरियस कंटेंडर्स में तो रखूं ना या नहीं रखूं? बिल्कुल रखें? रख लीजिए। देवेंद्र जी बताइए ना, आप बताइए। जैसे मुझे रखना हो तो मैं तो नहीं रखूंगा। आप आउट में रखेंगे सर? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि होंगे नहीं। हाँ, नहीं होंगे ना तो- डिस्कस करने के लिए आप किसी लिस्ट में रख लीजिए। डिस्कस तो हमने कर लिया, हमने हाँ। तो अब तो मैं पूछ रहा हूं मतलब आउट वाली ट्रेन है, हाँ। आउट वाली ट्रेन है। चलो ठीक है साहब, एक बड़ा नाम लेकिन आप लोगों ने जो है रिजेक्ट करवाया आज। ठीक, तो अब मेरे पास अंतिम 4 में हम आ गए। ये रिजेक्ट करवाया ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने हम कुछ नहीं विचार बनाना करा दिया हो, तो हम लोग सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री, संगठन के आदमी, बहुत पहले बाहर हो चुके हैं। बाहर हो चुके हैं। हाँ, बहुत से उसके दीपक जी? कारण है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं दूर दूर तक। दीपक जी मैं पास कर रहा हूँ इसको। पास कर रहे हैं? जी। चलिए देवेंद्र जी। देखिए, एक नाम तो रखना चाहिए इनको, क्योंकि उस तरह की चीज़ के हिसाब से अगर देखें तो मतलब पार्टी के भीतर जो चर्चा है, जैसे पार्टी के बड़े नेताओं से भी अगर आप पूछिए तो उनमें से एक नाम चर्चा को लेके, इन्फॉर्मेशन को लेके नहीं, चर्चा को लेके, तो इनका एक नाम ये कहा जाता है। प्लस माइनस प्लस ये एकदम ये है कि बहुत तालमेल मिला के टॉप लीडरशिप के साथ ये काम करने वाला है। दूसरी चीज़ कि जो काम करने का तरीका है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में जब प्रभारी थे, बिहार में प्रभारी थे, गुजरात में प्रभारी थे,
तो महाराष्ट्र में भी प्रभारी रहे हैं। तो ये रिजल्ट देते हैं और पर्दे के पीछे रहकर उसमें बहुत कोई एक कहते हैं कि पब्लिसिटी लाइमलाइट में आना, उस तरह की चीजें करना, बहुत विवाद, वो नहीं करते। किस बड़े नेता के सबसे क्लोज हैं? गृहमंत्री अमित शाह के। गृहमंत्री अमित शाह इनकी कार्यशैली से पसंद करते हैं और इनसे काम भी लेते हैं, तभी लगातार उनसे काम बोल लेते रहे हैं। और शुरू में अरुण जेटली के करीबी थे, आए थे, अलग ही गडकरी की टीम में, राष्ट्रीय टीम में। वसुंधरा राजे से स्टार्ट हुआ, इनका कैरियर स्टार्ट किया गया वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा। अच्छा। और बाद में यहाँ दिल्ली में फिर अरुण जेटली राजस्थान के रहने वाले। लेकिन एक बात यह है कि कैपेबल आदमी है, ऐसा मतलब आप भूपेंद्र भाई के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो इनकैपेबल है। कास्ट के हिसाब से सोचिए सौरभ, तो यूपी बिहार के पॉलिटिक्स के हिसाब से एकदम फिट, अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। ये यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का कम से कम इस समय नहीं हो सकता। नहीं होगा, आपके लिए बिल्कुल आउट है। बिल्कुल चर्चा से आउट है। आप दोनों कह रहे हैं कि होना चर्चा में है, पार्टी के भीतर है ये। ठीक है, चलिए तो इसको चर्चा में हम लोग रखते हैं। शिवराज जी का आप लोगों ने चर्चा में भी नहीं रखा, मैं फॉर द रिकॉर्ड बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके अगला नाम देखिए, 3 नाम मेरे पास केवल अब बचे हैं। ओ, लिस्ट बहुत छोटी हो गई है अब ये, क्योंकि ये अभी इनका नाम है तो टॉप 4 में ही है हम, क्योंकि आपने भूपेंद्र जी को इन रखा है। अब मैं ये कह सकता हूं कि अब जो 3 नाम आपके पास पहुंचे जो बिना देखे हुए, वो 3 वैसे नाम हैं जिनके अंदर वाकई सीरियसनेस है। सो उन टॉप 3 में ये नाम है पहला। ऐसा भी हो सकता है आप लोग, कुछ लोग जो हैं आप लोग इतना ना सहमत हो। जे किशन रेड्डी, तेलंगाना से, और केंद्रीय मंत्री, साउथ, एंड ये सॉफ्ट स्वभाव के व्यक्ति हैं। बहुत स्वभाव के, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा सॉफ्ट। और अच्छा, ठीक है, मतलब ये इनके लिए नेगेटिव इतना, हाँ वही कह रहा था, इतना सॉफ्ट है कि वो नेगेटिव हो जाता है। करियर संगठन के व्यक्ति हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और सभी नेताओं के साथ इन्होंने मतलब लंबे समय से, अटल जी के टाइम से लेके, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो जो भी हों, जेपी नड्डा जी हों या बाकी लोग। आप देखिए सौरभ कि जो इनकी शुरुआत हुई है ना, वो शुरुआत से लेके, जैसे शुरू में जेपी मूवमेंट से ये जुड़े थे, उसके बाद तुरंत आरएसएस के संपर्क में आए, फिर विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा स्टेट की टीम में अलग अलग पदों पे काम करते हुए 2002 में बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और ग्राफ एक बार जब इनका बढ़ना शुरू हुआ तो पीछे मुड़ के इन्होंने नहीं देखा है। केंद्र में भी जब गृह राज्य मंत्री थे तो अमित शाह के साथ काम करने का अच्छा अनुभव रहा। फिर अगली बार इनको कैबिनेट बना दिया गया, उसी में अगले एक्सपेंशन में। तो अगर साउथ से नाम कोई, जैसे बीजेपी के भीतर जो एक विचार हुआ है कि साउथ से कोई होना चाहिए का, तो साउथ से अगर होना है तो साउथ में जो सबसे बड़ा प्रोबेबल नाम आ जाता है। हाँ, अगर दक्षिण भारत से बनाना है तो सर नहीं चर्चा की इस लिस्ट में आप रख सकते हैं इन वाली, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे दक्षिण भारत में इससे बड़ा नाम अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, मेरे टॉप 4 बने हुए हैं क्योंकि 2 लास्ट जो है वो पास हुए हैं फिलहाल। लगभग 64 उम्र भी साथ है, 64 अब मैं इनमें लाइन में से इन 2 में से किसका नाम पहले बताऊं आपको? चलिए पहले ये वाला नाम बताता हूं। अब 2 में आ गए ना, हम टॉप 2 में आ गए। मनोहर लाल खट्टर जी, प्रधानमंत्री ने इनकी तारीफ की मंच से हरियाणा के चुनाव से पहले, फिर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया इनको सेंटर में ले आया वो। ठीक है ना, ठीक। उस वक्त सीरियस कंटेंडर, सीरियस नेम, वाई? प्रधानमंत्री की पसंद है, संघ की बैकग्राउंड है, प्रचारक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहने का 2 टर्म का अनुभव है, और अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस तरह से लिया गया है उनका कद बढ़ाकर, और उनके पक्ष में जो बात जाती है, जो प्रधानमंत्री जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी ईमानदारी है। बिना खर्ची बिना पर्ची का जो नारा चला वो इन्हीं की सरकार के समय शुरू किया हुआ, जिसका फायदा हरियाणा में बीजेपी को बहुत ज़्यादा मिला। ठीक है, तो मेरा भी मानना है कि हाँ, बिल्कुल मजबूत दावेदार है, सीरियस कंटेंडर है, और इनका सबसे बड़ा जो एडिशनल प्लस पॉइंट है वो ये है कि संघ के उस नर्सरी से निकल कर आते हैं, उसी नर्सरी जो है, उस वही नर्सरी जो है अब बड़ी पौध बन के जो है इस पूरी बगिया को सींच रही है। देखिए साहब, जैसे हरियाणा के संगठन महामंत्री पहले ये रहे थे पॉलिटिक्स में, बाद में जब क्षेत्रीय संगठन महामंत्री भी आरएसएस की तरफ से रहे, बहुत ईमानदार हैं। संघ को इसमें ऐसा सारा फील होगा कि हमारे प्रचारक बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी, अमित शाह के उतने करीबी नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी है। तो ये माइनस 96 में उतने शब्द हटा दीजिए। नहीं, उतने करीबी नहीं है, मतलब पहले से मैं करीबी इस लिहाज से कि 1996 से पीएम मोदी के साथ ही काम कर चुके हैं। ठीक, और पीएम मोदी इनकी मोटरसाइकिल टॉप 4 में है ना सर, मेरा टाइम कम रहेगा, टॉप 4 में आ गया ना। चलिए अब ये आखिरी नाम है मेरा टॉप 4 का, धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, और ये भी मतलब नेतृत्व की गुड बुक्स में ही हैं, और फ्रंट रनर है। मतलब मैंने आखिरी के लिए सही नाम बचा के रखा था, लेकिन इनके नाम को लेकर जो है ऊपर 2 में से एक सहमत नहीं,
और वो हाल का डेवलपमेंट है। अच्छा, एक समय जो है लगभग माना जा रहा था कि यही होंगे, अब भी हो सकते हैं, ऊपर मैं के ये नहीं दो कह में रहा हूं कि से नहीं एक होंगे। इनके नाम पे सहमत नहीं है। ऊपर के दो सर, उनमें भी ऊपर या अब इतना क्या सर पर्दा? नहीं नहीं, बहुत पर्दा है। टॉप 2 में से कोई एक पर्दे में भी पर्दा है। ऐसा है कुछ? मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा, अच्छा, मतलब मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। और मेरे लेकिन लिहाज आपने से फ्रंट रनर कहा है। इनको जैसे 2006 में बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और ये भी वैसे ही अलग अलग राज्य में जब प्रभारी के ये तौर पे जब काम करते जेपी हैं, नड्डा बने थे तब भी कंटेंशन एकदम थ्रू आउट अलग अलग प्रभारी रहते हुए पर्दे के पीछे डिलीवर करना, फिर आगे बढ़ जाना, लाइमलाइट से Alright. कोसों दूर, ये सारी प्लस पॉइंट है। अभी सबसे बड़ी- 70 से सबसे बड़ी फ्रंट रनर आप भी बोलेंगे या फ्रंट नहीं? रनर इनमें और खट्टर में मुझे लगता है कि इनमें जोरदार खट्टर फाइट में। होगा। सबसे बड़ी उपलब्धि अभी उड़ीसा, उड़ीसा में। अच्छा, वहां काम किया था। बड़ा स्टैंड लिया, मनाया नेशनल लीडरशिप को कि अलायंस नहीं होना चाहिए। बिजू जनता दल से अलायंस नया करवाने में इनकी भूमिका थी। ओके, और डिलीवर भी किया उन्होंने राज्य, और इसके बावजूद भी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री नहीं बने। इसके हिसाब से जो है धर्मेंद्र प्रधान की दावेदारी ज्यादा बड़ी बनती है, और जेपी नड्डा जी की तरह इनके भी इसमें यह है कि भाई खट्टर पीछे जी रह से के काम करते हैं। अब एज में ये ये 4 तो आ नाम गया। आप लोगों ने मुझे दिए। ये खट्टर जिस एज में थोड़ा बेहतर कंडीशन में है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की उम्र 55 साल है। अब मैं आपको, अब आखिरी में आ गए हम और सर। मैं एक बात और कह दूं, खट्टर जी अगर नहीं बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक कारण उनकी उम्र होगी, क्योंकि वो 70 से थोड़ा सा आगे जा चुके हैं। मैं देखिए अब नाम जो है मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ व्यूअर्स को। ये 4 नाम है साहब, ठीक है। अब आपको इन 4 में से भी, अब हम उस प्रक्रिया में है सर, एलिमिनेशन राउंड में आ गए। एक नाम एलिमिनेट करना हो तो कौन सा नाम है? बताइए, जल्दी बताइए सर। मैं तो 2 नाम एलिमिनेट करूंगा, ये दोनों एलिमिनेट कर देंगे आप? मतलब खट्टर जी और धर्मेंद्र यादव जी नहीं नहीं, रखेंगे? खट्टर जी नहीं है इसमें। नहीं, खट्टर जी और धर्मेंद्र यादव जी को रखेंगे आप? ये दोनों एलिमिनेट कर देंगे, बाकी भूपेन्द्र यादव जी का और जी किशन रेड्डी का। आप बताइए सर। मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी में से दोनों में से मुझे इन दोनों की, भूपेन्द्र यादव आपके लिए भी इसमें से एलिमिनेट भूपेन्द्र यादव और एक एमएल नाम खट्टर को एलिमिनेट मैं कीजिए। नहीं मानता इसमें। भूपेन्द्र यादव, इन 4 में से एक हटाना हो तो भूपेन्द्र यादव। भूपेन्द्र यादव को आप लोगों ने हटा दिया। मुझे बार बार शिवराज जी देख रहे हैं ऐसे फोटो में वहां से। तो आपने आउट वाली ट्रे में रखवाया उनको। टॉप 3 में आ गए जी किशन रेड्डी, मनोहरलाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान। बताइए अब 2 टॉप 2 पिक कर लीजिए। टॉप आपके 2 हाथ में है। ये टॉप 2, टॉप 2, हाँ टॉप 2। तो रेड्डी साहब अब टॉप 1 भी दिखा दीजिए ताकि दो 11 नाम पे आ गया करोड़ था। अभी चले जाए, हम तीनों ही चले जाए मैं कि कह भाई रहा यही हूं, बनेगा। कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम या चैनल है जो ये काम कर सकता है? बताइए साहब। हाँ? ये देखिए, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी राय बता रहे हैं, अपनी आप विश्लेषण बता रहे हैं अपना, राय नहीं, विश्लेषण बता रहे हैं। राय मतलब हमारी जो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, तर्क के आधार तर्क पर। के आधार मैं लेकिन ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही संभावना दे हो रहा हूँ, मैं सकती राय नहीं दे रहा हूँ, हाँ। क्योंकि इन सब नेताओं के साथ रेगुलर मेरा संपर्क है, तो जिनको मैंने इधर भी रखवाया है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन तो दे ये रहा हूँ जो हमें पता चला आपकी इन्फॉर्मेशन में ये टॉप 2 है एकदम। खट्टर साहब, और डिसीजन इन दोनों के बीच में ही होना है। अभी तक जो बीजेपी अब के वो भीतर चल गया है। सरप्राइज कोई आए तो बात अलग है, तो अदरवाइज जो अभी तक परिस्थिति है, जो चर्चा है, इन्हीं दोनों की। कोई एक इसमें से एलिमिनेट करना है आपको? नहीं, वो तो ऊपर कुछ वाले काम कर बीजेपी सकते के लिए भी छोड़ दीजिए। सब यही करा लेंगे कॉफी पर। हाँ? नहीं चलिए, नहीं फिर भी मार्किंग के हिसाब से एक नाम, मुझे इनमें से भी एक चूज करना हो तो? नहीं, धर्मेंद्र मुझे व्यक्तिगत रूप से चूज करना हो तो धर्मेंद्र। नहीं, वो प्लस माइनस के आधार पर। हाँ, प्लस माइनस वही, के वही, आधार वही। पर धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। हाँ, जिस तरह से संगठन में नीचे से मैं काम भी किया, जिस मतलब जो समझ है, जो स्तर है, और जो मेंटल मतलब जो प्लस पॉइंट्स है, उसके आधार पे धर्मेंद्र प्रधान प्लस और जी। माइनस के एक हिसाब से फैक्टर सौरभ, सबसे ज्यादा सोचना हो ना प्लस और माइनस के हिसाब से, तो इन 12 नाम या जितने भी नाम बीजेपी के हो सकते हैं, उनमें से 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान के नाम का चयन करने में। कोई डिमेरिट है ही नहीं। एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जो व्यक्ति योग्यताओं की बात होती है और पार्टी के भीतर जो इनका इंप्रेशन है, उसे एकदम मैच करता हुआ नजर आता है। अब अगर वो नहीं बनेंगे तो सिर्फ संघ के उस धड़े के वजह से, जो कि ये चाहता है कि संघ में थोड़ा सा बीजेपी में एक पैरेलल पावर सेंटर रहे। तो खट्टर जी वो कर पावर पाएंगे? सेंटर से- पावर खट्टर जी नहीं, के बारे में पावर धारणा सेंटर- ये है पावर कि सेंटर खट्टर से- जी क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ सिर्फ वो काम किए हुए हैं, गृहमंत्री अमित शाह के साथ उतना ज्यादा उनका ट्रेनिंग काम करने का नहीं रहे। वो प्रचारक के तौर पे इनको देखेंगे, इनको प्रचारक के तौर पे नहीं देखेंगे वो, बस इतनी सी इतनी वजह। बात है, ठीक है, पावर सेंटर से ज्यादा कि जो स्टैंड ले सके, ठीक है। ना कहने की हिम्मत जिसमें। टॉप 2 कंटेंडर्स यहाँ जो पैनल की राय है उसमें खट्टर साहब और धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और इसमें केवल मेरिट डिमेरिट के हिसाब से देखें तो इनमें भी ऊपर धर्मेंद्र प्रधान जी की
की उम्मीदवारी होनी चाहिए, बाकी पार्टी जो तय करती है। ये हमारे आज के डिस्कशन का सार था। व्यूअर्स, अब मैं अभी चल गया शुरुआत में, लेकिन मैं फिर बता देता हूं कि हमारी भावना किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं। और इन नेताओं की तो बिल्कुल नहीं पहुंचाई आज आपने। मैंने कहा कि इन नेताओं की तो बिल्कुल नहीं, जिसको 10 लोगों की एक साथ एक प्रोग्राम में। ठीक, तो अब जब बीजेपी नाम अनाउंस करेगी तो अब देखते हैं कि हम इस बार आपको खबर पहले बता पाने में कामयाब हुए या नहीं हुए। इतने नामों में से 2 नाम हमने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो चर्चाओं के आधार पर और जानकारी के आधार पर। और ये मत भूलेगा, देखिए दिल्ली के इलेक्शन में हम ही ने आपको सबसे पहले ये बताया था कि रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है, बहुत टॉप पर चल रहा है। आप लोगों की आपकी खबर थी, देवेंद्र ने ये खबर दी थी। और 3 नामों की हमने बात की थी, रेखा गुप्ता, आशीष सूद और परवेश वर्मा। यही 3 नाम हमने आपको दिए थे और तीनों मंत्री बने। तीनों लोग जो है दो मंत्री और एक मुख्यमंत्री। और परवेश जी भी नंबर 2 पर ही हैं। ये भी हम लोगों ने चर्चा की थी काफी कि वो नंबर 2 पर उनका कद रहेगा। तो अब देखिए, अभी अगला इम्तिहान, हम तैयार हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद आप प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया दीपक जी, देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप, बताइएगा आपको प्रोग्राम कैसा लगा।